आप मुझे बताएं कि आपका जो एकेडमिक विषय है कंप्यूटर साइंस, ये प्रशासन में जी किस सर। प्रकार सहयोगी हो सकता है? सर मेरा विषय मुझे लगता है कि प्रशासन में काफ़ी हद तक सहयोगी हो सकता है। आज हम देखें तो सर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में ई-गवर्नेंस न्यू नॉर्म बनते जा रहा है। पॉलिसी मेकिंग से लेकर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। इवन अगर हम पुलिसिंग में देखते हैं तो साइबर क्राइम और काफ़ी पीपल टू एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरेक्शन में, उनके इंटरफेस में हर जगह सर टेक्नोलॉजी की यूज़ है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक मुझे हेल्प करेगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस के ऊपर पे। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों में बलबन का नाम सुना है आपने? जी सर। बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। जो आगे के जो सल्तनत कालीन और मुगल कालीन शासक जो थे, उन पे उनका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। ये बलबन जो है वो क्या उसने चेंजेस लाए अपने राजत्व सिद्धांत में? सर मुझे आइडिया नहीं है सर, मैं अच्छा, कोई बात पढ़ा नहीं हूँ इसके सर। नहीं। आप वर्ल्ड हिस्ट्री से भी बहुत लोग राजनीतिक लोग हैं, जिसमें जर्मनी और इटली का आपने एक समय में पढ़ा होगा, फासिज्म और नाजिज्म। जी सर। इन दोनों में जी आप सर। क्या डिफरेंस देखते हैं फासिज्म और नाजिज्म में? फासिज्म ये जर्मनी में प्रिवलेंट था, जबकि नाजिज्म इटली में प्रिवलेंट था। और सर दोनों वायलेंस को, दोनों एक्सट्रीम नेशनलिज्म का फॉर्म है सर। इससे ज़्यादा मैं अच्छा मेरी कॉल अच्छा। नहीं। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, इसमें राजनीति के जी तीन मूल्य सिद्धांत जो कहें आप, जो राजनीति मूल्य हैं, वो वैल्यूज़ हैं, जो कि जी सर। हमारी भी देश की राजनीति में आगे चलकर वो शामिल भी हुआ, वो तीन फैक्टर क्या हैं? सर वो तीन फैक्टर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है। तो ये तीनों को आप जरा डिफाइन करिए। सर लिबर्टी जो है वो अ, एक ऐसा वैल्यू है, डेमोक्रेटिक वैल्यू है, जिसमें लोगों को अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की पूरी छूट मिलती है। उन्हें स्टेट बिना किसी रीजनेबल हाउस के कारण रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। और इक्वालिटी का मतलब है सर कि एक कोई स्टेट अपने सारे सिटीजन को इक्वली ट्रीट करता है। वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। अगर वो इक्वली मेरिटोरियस है तो उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट। फ्रेटर्निटी एक ऐसा वैल्यू है जिसमें एक स्टेट के लोग आपस में मिलजुल के एज ए सिटीजन रहते हैं। वो चाहते हैं कि एज ए कंट्री ग्रो करें, ना कि एक दूसरे से फाइट और कोई कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशन। इन तीनों से संबंधित अभी अभी कुछ कुछ विवाद भी हुए हैं। उन तीनों के संबंध में क्या विवाद हुए जो चर्चा में रहा, जरा बता सकते हैं? लिबर्टी के संबंध में जहाँ तक मुझे याद आ रहा, तो अभी हाल में ही श्री प्रशांत भूषण के खिलाफ जो केस हुआ, उसमें उन्होंने बोला कि मुझे लिबर्टी है अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। तो मुझे तो ये याद आ रहा है। और दूसरा सर, अभी काफिल खान यूपी में, उन्होंने भी अपनी लिबर्टी की बात बोली थी। इक्वालिटी का देखें तो सर रिजर्वेशन का इशू हम देख सकते हैं, जहाँ पे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो वो इक्वालिटी के आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ है। फ्रेटर्निटी का मुद्दा सर हमेशा ही उठते ही रहता है सर। जैसे हमारा एक सेकुलर नेशन है, तो लोग सोच रहे हैं, लोगों को लगता है कि कोई भी जो सरकार कदम उठा रही है, जैसे सीए या फिर और भी कोई, तो
वो हमारे देश की फैटर्निटी को इम्पैक्ट करेगी सर। ये एक परसेप्शन है मेरे अनुसार। गुड। अब मुझे बताओ तो सर ये कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, ये दो शब्द आते हैं, प्रजातंत्र और गणतंत्र, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जी सर। सर डेमोक्रेसी एक ऐसा धर्म है या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों के द्वारा जो है सरकार चुनी जाती है जो लोगों के लिए काम करती है। और रिपब्लिक बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारा जो शासक होगा, जो भी हमें रूल करेगा, तो वो जो है वो इलेक्टेड होगा, ना कि नॉमिनेटेड लाइक इन ब्रिटेन। तो सर ये दोनों। अच्छा, ये बताओ मुझे कि प्रजातंत्र में के 3 स्तंभ जो हमारे हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, प्रधानमंत्री सहित जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें आप कहाँ रखोगे, विधायिका में कि कार्यपालिका में? सर प्रधानमंत्री और जो भी मिनिस्टर आते हैं वो दोनों में होते हैं सर। लेजिस्लेचर भी होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। और चलिए, अगर कोई दल राष्ट्रीय दल है तो इसकी क्या शर्त होती है राष्ट्रीय दल बनने की? सर इसकी कुछ कंडीशन होती है। तो मुझे जहाँ तक कि मैं याद कर पा रहा हूँ कि ये कोई भी दल राष्ट्रीय दल तब कहलाता है जब उसे किसी चार राज्य में कुछ एक सीटें हैं, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर सीट्स हैं, वो उतनी उन्हें लाना होता है, उतने सीटें को उन्हें जीतना पड़ता है। और भी 1-2 कंडीशन है सर, मैं अभी तो रिकॉल नहीं कर पा। यानी दल बदल विधेयक के संबंध में आपको कुछ पता है? कानून के बारे में, विधेयक नहीं, कानून। जी सर। दल बदल कानून के बारे में। जी सर। क्या है बताएं? सर दल बदल कानून जो है वो 10th अमेंडमेंट में लाया गया है 1985 के थ्रू। और ये इसमें 52nd अमेंडमेंट में लाया गया है और इसे 10th शेड्यूल्ड में रखा गया। अच्छा। इसके तहत सर अगर कोई भी इसके अंडर कुछ कंडीशन है सर, जिसके तहत अगर कोई भी लेजिस्लेचर काम करता है तो उसे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जैसे कि सर पहला कंडीशन देखें तो अगर कोई भी मेंबर किसी पार्टी से सेलेक्टेड हुआ है और वो उनके व्हीप के खिलाफ काम करता है तो वो डिस्क्वालीफाई कहलाया जाता है। और दूसरा है सर कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर लेजिस्लेचर बन जाता है और वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई कहलाता है। और तीसरी कंडीशन है कि सर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर विद इन 6 मंथ किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो तो डिस्क्वालीफाई नहीं कहलाते हैं, लेकिन अगर 6 मंथ के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो फिर डिस्क्वालीफाई। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए आप इसको सही मानते हैं? देखते हैं आजकल क्या स्थिति हो रही है, गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, फिर उधर देखें आप अभी राजस्थान भी डिस्टर्ब था। तो आप, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो उसके ये अगर नहीं रहती है तो देश की जो एकता अखंडता भी खंडित नज़र आती है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? सर अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि सर इसमें कुछ खामियां हैं सर, जिसे हमें दूर करना चाहिए, उसके लिए कुछ स्टेप लेने चाहिए सर। क्योंकि हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि सर इसका मिस यूटिलाइज ज़्यादा हो रहा है सर। ये कानून तो बहुत अच्छा है सर, मतलब अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी देता है, पर सर इसमें स्पीकर के पावर को कुछ इसे ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए या फिर कुछ एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए जिसके थ्रू हम एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू करें। ये प्रशासन में लाल फीताशाही, अक्सर लोग बोलते हैं, सरकारें कहा करती हैं कि लाल फीताशाही को कम किया जाएगा। तो ये लाल फीताशाही क्या होता?
सर जहाँ तक कि मेरी समझ है सर, पहले लोग ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो किसी अच्छे पद पे हैं, हायर पोस्ट पे हैं, वो सर पहले शायद लाल बिकॉन के गाड़ी में घूमते थे। तो सर मुझे लगता है कि वो, सर मुझे क्लियरिटी नहीं है सर, लेकिन वो जो अनलॉफुल काम कर रहे थे या फिर जो अपने मन मर्जी काम कर रहे थे, जिन पे रेगुलेशन ज़्यादा नहीं कर पा रही थी सरकार, तो वो लाल फीता शाही था। अभी सरकार ने भी कहा है कि सुशासन को स्थापित करने के लिए लाल फीताशाही को कम करनी होगी और हम लोग उससे और प्रयास करेंगे। तो ये समझ में नहीं आया मुझे कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्या आप मुझे समझा सकते हैं क्या? सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडी है या फिर जो भी अथॉरिटी है, जिन्हें भी कुछ करने, सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड किया, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है सर। ये लेजिस्लेचर की भी जिम्मेदारी बनती है, एग्जीक्यूटिव की भी जिम्मेदारी बनती है। तो सर बिल्कुल सर, ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंसी किसी भी इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी फ्यूचर होती है। तो मुझे लगता है कि सर ब्यूरोक्रेसी में भी ये बिल्कुल होना ही चाहिए सर, और हर गवर्नमेंट के हर बॉडी में होना चाहिए सर, इवन लेजिस्लेचर हो गया। दादा भाई नौरोजी को पढ़ा है आपने? सर सॉरी सर, दादा भाई नौरोजी को? दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ा है आपने? उनके थॉट्स के बारे में पढ़ा है? आज नहीं। तो दादा भाई नौरोजी का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के जरिए उपनिवेशवाद को बताने का प्रयास किया। इसको आप 3 वाक्य में कैसे समझाएंगे? क्या बताने का प्रयास कर रहे थे वो ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए? ड्रेन ऑफ वेल्थ में उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिससे इंडिया जो है एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बन चुका है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सप्लाई करके वो वेल्थ को ड्रेन कर रही है। दूसरा सर, ये उन्होंने ये थ्योरी 3 माइक में मुझे बोलना, उन्होंने ये थ्योरी किस पुस्तक में लिखी है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पाता। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये मुझे बताइए, अंबेडकर और गांधी जी दोनों दलित क्लास के लिए लड़ रहे थे, दलित क्लास को सम्मान दिलाने के लिए लड़ रहे थे। सॉरी सर, आवाज नहीं आई। अंबेडकर और गांधी जी दोनों दलितों के उत्थान के लिए लगे थे। जी। दोनों के दलित उत्थान के थॉट्स में अंतर थे। क्या अंतर था? सर बेशक गांधी जी और अंबेडकर दोनों दलितों के बारे में सोचते थे, उनके कल्याण के बारे में सोचते थे, लेकिन गांधी जी का मत ये था कि दलित को एज ए सेपरेट क्लास ट्रीट नहीं किया जाए। वो एक हिंदू के ही एक पार्ट है, एक वर्ग है, और अगर कास्ट रहे भी तो और क्लास रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो क्लास के अंदर ही रिफॉर्मेशन करना चाहते थे, जबकि अंबेडकर जो है इसके विपरीत दलित को एक डिफरेंट क्लास ट्रीट कर रहे थे। वो उनका मानना था कि दलित और सामान्य हिंदू वर्ग में काफ़ी डिफरेंस है, और जब तक वो हिंदू वर्ग से अलग रह के अपने में रिफॉर्मेशन नहीं लाएंगे, तब तक वो शायद सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो वो उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल का डिमांड कर रहे थे, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़े। आप अगर उस काल में होते तो किसके साथ होते? सर ये काफ़ी डिफिकल्ट चॉइस है, क्योंकि सर दोनों का सोच जो है वो उनके कल्याण के लिए ही था। लेकिन मुझे जहाँ तक किया है कि मैं दोनों से कुछ एलिमेंट लेना चाहूँगा। मुझे लगता है कि अगर वो क्लास में ही रहे और उन्हें ये फीलिंग ना आए कि उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, और इसके लिए उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले पार्लियामेंट में, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर होता।
तो मुझे लगता है मैं थोड़ी इंक्लाइनेशन मेरी गांधी जी की तरफ ज़्यादा है। आपने अब संवैधानिक जो अभी प्रावधान है वही आपने भी बात कही, लेकिन आज सोसाइटी में अब भी क्या उनको सम्मान मिल पाया है? सर किन्हें, सर गांधी जी को? नहीं, वो गांधी जी को नहीं, मैं दलितों के बारे में बात आवाज कर रहा हूँ। सर मुझे लगता है गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसी और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किया है दलितों के लिए। और मुझे ये लगता है कि सर उन्हें सम्मान तो मिली है, लेकिन जिस तरह हमने सोचा था संविधान बनते समय कि वो इतने टाइम तक अगले 10 साल तक जैसे उन्हें रिजर्वेशन की प्रोविज़न की गई थी, तो मुझे लगता है कि सर हम काफ़ी स्लो हैं इस मामले में, और भी बहुत कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है सर। और मुझे लगता है कि उस हद तक हम कामयाब नहीं हुए हैं, हाँ, लेकिन पहले से हालत बहुत सुधरी है और दलितों का एक अच्छे पद पे अग्रसर है उनकी डेवलपमेंट। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को जो आरक्षण दिए जा रहे हैं उसके संबंध में आपके क्या मंतव्य है? शेड्यूल कास्ट के अंदर नहीं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को जो आरक्षण दिए जा रहे हैं उसके आप पक्षधर हैं या नहीं? जी सर। सर मुझे लगता है कि सर आरक्षण बिल्कुल सही है उन्हें देना, क्योंकि सर अगर उन्हें लेबल प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिला तो शायद वो हमारे मेन स्ट्रीम से अलग हो जाएंगे। तो सर मैं इसके पक्षधर हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आरक्षण में फिर से रिव्यू करने की बात चल रही है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में भी क्रीमी लेयर की बात चल रही है, तो ये देना क्या क्रीमी लेयर वाला जो चीज़ है वो उचित लगता है? क्या ऐसी स्थिति अभी है? सर पिछले साल एक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया था कि ओबीसी में 80% जॉब जो ले रहे हैं वो टॉप के 20% ओबीसी कैटेगरी के लोग ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि सर अगर ऐसा है तो एक सब कैटेगरी में बांटना और उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न करना जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दलितों की बात की जाए तो सर मुझे लगता है कि एक प्रॉपर रिसर्च और डाटा कलेक्शन करने की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर ये एक सर्वे हो और अगर प्रॉपर डाटा अवेलेबल हो कि कुछ ही वर्ग जो है वो SC/ST की प्रोविज़न का लाभ उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सर बिल्कुल ज़रूरत है कि ये रिजर्वेशन का बेनिफिट सबसे कमज़ोर तबकों तक पहुँचे। आर्टिकल 32 क्या कहता है? पर सर प्रॉपर डेटा और आर्टिकल 32 जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी देता है कि अगर कोई भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा सर सुप्रीम कोर्ट रिट भी जारी कर सकती है फंडामेंटल राइट के इम्प्लीमेंटेशन। कौन कौन सी रीट है? सर रिट में मैंडेमस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्चरी और एक और है सर हेबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। अब मुझे बताओ, तुमने बोला प्रोहिबिशन और सर्टेलरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर प्रोहिबिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को ये रिट जारी करती है कि जो भी आप केस को हैंडल कर रहे हैं वो आपके अथॉरिटी से अलग है, आपकी स्कोप से हटके है, तो वो उसे आप रोक दें। जबकि सर्चरी एक पॉजिटिव एक्टिविटी की ओर रिट जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आप जो भी केस है वो हायर अथॉरिटी को ट्रांसफर करें लोअर अथॉरिटी से, वो उनके डोमेन में फॉल नहीं कर। तो प्रोहिबिशन एक लगाम लगाती है, जबकि सर्चरी एक पॉजिटिव एक्टिविटी की ओर एक्टिविटी को डिनोट करती है कि आप वो सारे एक्टिविटी को हायर अथॉरिटी यानी सुप्रीम कोर्ट को वो चीज़ सौंप दें।
भाषावाद क्या है? सर जहाँ तक कि मुझे इसकी इंग्लिश मीनिंग देखा जाए तो सर आप आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, आइडियलिज्म। भाषा भाषा जो है वो भाषा को लेकर के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में हमेशा रहता है, और भाषा के आधार पर जैसे बना आंध्र प्रदेश यस बना, सर। ये सब है। आप देखेंगे कि मिथिला में भी मिथिलांचल की मांग उठ जाती है, भाषावाद का ही परिणाम है। तो ये भाषावाद जो है वो देश की एकता और अखंडता में या संप्रभुता में खतरा उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, जहाँ तक इन चीज़ों को आप अगर देखें, नई शिक्षा नीति में इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय किए गए? नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फार्मूला का अडेप्ट किया गया है, जिसमें ये साउथ इंडियन स्टेट को ये ऑप्शन मिला है कि वो हिंदी इंग्लिश के अलावा एक और रीजनल लैंग्वेज में आप एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सर, और आपकी जो आपने जो बोला कि ये त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है? सर ये नाम मुझे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन ये 1968 के पहले ही एक कमेटी बैठी थी जिसमें त्रिभाषा सूत्र भी किनकी सरकार थी उस समय? रिकमेंडेशन किया सर। उस टाइम शायद कोalition गवर्नमेंट थी, बीपी सर नहीं याद है, सॉरी सर। मैं राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्हीं के द्वारा लाया गया था ये त्रिभाषा सूत्र। हाँ बताइए, आप उसके बारे में बताइए, त्रिभाषा सूत्र क्या है? थैंक यू सर। बताइए त्रिभाषा सूत्र क्या है? आवाज नहीं आ रही भाषा। त्रिभाषा सूत्र है क्या, बताइए। जी सर, इसमें त्रिभाषा सूत्र में ये कहा गया है कि सर कोई भी रीजन हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक कोई रीजनल लैंग्वेज में अपने स्टूडेंट्स को स्टेट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। नॉर्थ स्टेट में ये रखा गया है कि सर हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भी एक साउथ इंडियन लैंग्वेज को वो प्रीफर कर सकती है, जबकि साउथ इंडिया में रखा गया है कि वो हिंदी कंपलसरी ही कर दिया गया है और एक लोकल लैंग्वेज में वो एजुकेशन प्रोवाइड करवा। चलिए मैं अब फिर से आपको इतिहास में ले जाता हूँ। चतुरंग, ठीक है, ये क्या है चतुरंग? जी सर। नाम सुना है? सर ये चेस का ही एक गेम है। हाँ। जी सर। हाँ। सर महाभारत में ये गेम खेला जाता था, जो चेस की तरह ही एक गेम था। अच्छा अच्छा। ऑलमोस्ट सिमिलर। अच्छा, ये तो आप चेस की शुरुआत हम मान सकते हैं कि भारत में ही हुई? जी सर, भारत में ही हुई सर। एक तो महाभारत में चतुरंग खेला जाता था, और सर मौर्य काल में, मगध काल में सर ये गेम काफी पॉपुलर थी। अच्छा, ये बताइए कि चौरंग के नाम से। हाँ, कि जो चेस में कौन सा ऐसा जो गोटी होता है जिससे कोई पॉइंट नहीं होता? कोई पॉइंट नहीं होती है। हाँ, मतलब उसमें कोई, आप समझिए, कोई कुछ सर, मिलता हाँ, नहीं। हाँ। सर कौन सी ऐसी चाल होती है या कौन सी ऐसी, चलिए ठीक है, वो कोई ऐसी चाल आप जिसमें पॉइंट वो लेस होता है, वो आप अगर आप चेस को प्रोफेशनल ढंग से खेल लेंगे तो हर एक के पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप प्रोफेशनल खेलते हो तो उसमें कौन से ऐसे है वो जिसके कोई पॉइंट नहीं होते? सॉरी सर, मैं अच्छा, आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं। ईलो रेटिंग सिस्टम क्या है?
सॉरी सर। अच्छा, कोई कोई बात नहीं। सर मैं प्रोफेशनल गेम बहुत कम देखा और खेला हूँ सर। अच्छा, अच्छा बताइए, चेस का वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी कौन जीता? सर मैग्नस कार्लसन, अच्छा, वो नंबर भारत 1 प्लेयर है सर, और 2014 से वो चैंपियन रहे। भारत के जो चेस चैंपियन कौन कौन रहे हैं, बड़े जो नाम बता सकते हैं उनका? सर अगर नंबर 1 रैंकिंग देखा जाए तो सर विश्वनाथन आनंद रहे हैं। और सर अगर लेडीज में देखा जाए तो सर कोनेरू हम्फी जो है वो वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं, पर उन्होंने टॉप 10 में वो गई हैं। अच्छा, ये आपका जो हॉबी है, ये प्रशासन में कोई कैसे उपयोगी हो साबित हो जी सकता सर। है? सर चेस ऐसा गेम है जिसमें हम सर स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमारी कंसंट्रेशन की टेस्टिंग होती है, और हम अपोनेंट के आगे आने वाले मूव को एनालाइज करते हैं सर। तो शायद सर एडमिनिस्ट्रेशन में इन सब चीज़ों का काफ़ी यूज़ है अगर हम देखें तो सर। लेकिन आपका जो ऐसा गेम है, क्या आप अकेले खेल सकते हो? सर ऑनलाइन में हम अकेले खेल सकते हैं सर, अच्छा, अब तो अकेले खेल। ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन में नहीं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलिए। पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। कौन सा पेपर पढ़ते हैं? दैनिक जागरण। दैनिक अभी जागरण? सर दैनिक जागरण और द हिंदू पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हिंदू पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये द हिंदू का के संपादक कौन है? सर आर राम। आर राम। आर राम का कोई आर्टिकल बताइए जो इन दिनों छपा हो, जो आपको बहुत अच्छा लगा। सर उनका आर्टिकल तो मैं नहीं पढ़ा हूँ सर, पर वो अभी प्रशांत भूषण के केस में एज ए पिटिशनर वो भी थे प्रशांत भूषण के साथ, पर आर्टिकल का सॉरी सर अच्छा, अभी ये हाल फिलहाल तो मैं नहीं पढ़ा हूँ प्रशांत उनका। भूषण जी का जो केस है, आपने नाम लिया, प्रशांत भूषण जी का केस था क्या? सर प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए थे जिसमें कि उन्होंने पिछले 5 साल में डेमोक्रेसी को बताया था कि कुछ जजों के कारण डेमोक्रेसी जो है वो अपने लोअर वैल्यू पे जा रही है। और दूसरा ट्वीट उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए किया था कि वो बाइक पे मतलब बाइक पे घूम रहे थे या फिर वो पोज दे रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए बताया कि ये कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट है, और आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उन पे ये कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट एक्ट 1971 के तहत उन्हें दोषी पाया सर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि 129 का आपने बात किया, 129 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और इसकी अवमानना करने पर वो दंड का भागी होगा। तो ये जस्टिसों के लिए भी कहा। तो ये आप मुझे बताइए कि ये अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, इसका मतलब क्या होता? क्लैरिटी नहीं है सर मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। आर्टिकल 33 क्या कहता? आर्टिकल 33 जो है वो फंडामेंटल राइट का एक एक्सेप्शनल प्रोविजन है, इसमें आर्म्ड फोर्सेस के लिए फंडामेंटल राइट को कुछ रिस्ट्रिक्ट किए जाने की बात कही जाती है। ऐसा क्यों किया गया? सर आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं हमारे देश के काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट होते हैं, वो जो भी आर्म्ड फोर्स में काम करते हैं। तो अगर वो अपने फंडामेंटल राइट के लिए, उन्हें काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करना पड़ता है। तो सर ये सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के हित में है कि उन्हें एक डिफरेंट ढंग से रेगुलेट किया जाए सर, ताकि
नेशनल सिक्योरिटी की बात हो जाती है। कोई एग्जाम्पल लेके हमको समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया आपकी बात है। सर जैसे कि हाल में ये घटना घटी थी जिसमें एक 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 आर्म फोर्स के मेंबर ने, कोई सिपाही थे, उन्होंने बोला था कि खाना अच्छा नहीं मिल रही है, तो मतलब आर्मी में खाना अच्छा नहीं मिल रही है, तो उनके खिलाफ अगर वो ऐसी बातें बोलते हैं तो शायद डिफेक्शन हो जाए आर्मी में, शायद लोग रिवोल्ट करने लगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वो भी प्रोटेस्ट करने लगे। तो सर एज ए यूनिटी अगर देखें तो आर्म्ड फोर्सेस में ऐसा होना सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है सर, तो उनके लिए एक डिफरेंट रेगुलेशन होना जरूरी है। आपको क्या लगता है, एक व्यक्ति पहले होता है फिर आर्म फोर्सेज में व्यक्ति होता है, व्यक्ति का पहला का जो बेसिक नीड्स है, और क्या उसके बेसिक नीड्स पूरे नहीं होने चाहिए? या नहीं लगता है कि हम लोग उनका फंडामेंटल राइट्स का बहुत हनन कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि सर व्यक्ति की पहचान भी देश से ही होती है सर, क्योंकि मुझे लगता है कि सर एक प्रोफेशन, आदमी को अगर ड्यूटी सर्वोपरि होना चाहिए। कोई भी लोग अगर आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं तो शायद उनके लिए सर नेशनल सिक्योरिटी प्राइम एम होना चाहिए सर। इवन हमारी ड्यूटी में अगर हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, मुझे लगता है कि सर हमारी प्राइम ड्यूटी जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए सर। तो मुझे लगता है सर वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किया जाना चाहिए। हम तो राज्य को फेलियर मानते, इस सैनिकों के ऊपर केवल फूल बरसाना ये तो नहीं होना, केवल होना चाहिए सैनिक को तो कम से कम खाना तो बढ़िया मिलना ही चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो फिर सैनिक लड़ेगा कैसे? तो केवल मैं ये कहूँ कि मैं उसकी केवल मीडिया पर और अखबारों में उनकी कृतज्ञता व्यक्त कर दूं और ये न करूं, तो राज्य यहाँ पर कटघरे में खड़ा करना चाहिए राज्य को। आप सहमत है कि नहीं? सर बिल्कुल सर, आर्मी को हमें काफ़ी सुविधाएं देनी चाहिए, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। पर सर अगर वो जिन्होंने ये ओपनली मीडिया में कहा, अगर वो अपने हायर ऑफिसर को इनडायरेक्टली बोलते सर, उन्हें एक प्रोविजन के तहत जो भी आर्म्स एक्ट है सर, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर रहता सर। लेकिन हमें बिल्कुल सर आर्मी को हमें हमेशा टॉप ऑफ प्रेफरेंस रखना चाहिए, फैसिलिटीज़ और सारे खाना हो या फिर किसी तरह की सुविधाएं। अच्छा, अभी जो चाइना के साथ हम लोग का रिलेशनशिप जो है वो अभी गड़बड़ चल रहा है, तो ये किन किन मुद्दों पर चाइना के साथ हम लोग का विवाद है? सर हमारा चाइना के साथ विवाद मेनली बॉर्डर इशू पे है, जो वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न फ्रंट पे है। दूसरा विवाद देखें तो सर, तीसरा विवाद सर हम इनडायरेक्टली देखें तो सर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, तो सर वो भी हमारी आपत्ति है सर। चौथी आपत्ति उनकी प्रोजेक्ट पे है सर, जो सीपेक है, पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान के थ्रू इंडियन ऑक्युपाइड, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू पास करता है, जो कि हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज करता है। हमारी जो इन सब मुद्दों पे सर हमारी जो वैदेशिक नीति है, वो पड़ोसी देशों के साथ जो हमारी वैदेशिक नीति है, क्या आप मानेंगे इस बात को कि सरकार यहाँ पे फेलियर साबित हो रही है? क्योंकि चीन के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब, पाकिस्तान के साथ खराब तो है ही, उधर से नेपाल के साथ भी खराब हो गए, श्रीलंका को भी चीन ने अपने ही गिरफ्त में ले रखा है। तो भारत को घेरने की नीति में चीन कामयाब रहा है, तो ये हमारी वैदेशिक नीति को चैलेंज नहीं है? सर मुझे लगता है कि सर अभी एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज होके आ रहा है सर, लेकिन मैं ये बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है नेवर को लेके वो इस भी हद तक इनफेक्टिव है। अगर हम देखें तो सर 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जब नए प्रधानमंत्री देश के बने, तो उन्होंने बिम्स्टेक देशों को इनवाइट किया, फिर हमने दूसरी टर्म में 7 देशों को इनवाइट किया हमारे नेबर। फिर हम हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं, और इवन अगर हम देखें तो सर नेपाल को लेके हम एज ए एल्डर ब्रदर एटीट्यूड
वो किए हैं, हमने कभी कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं जारी किया है सर। दूसरी बात सर, पाकिस्तान और चाइना को लेकर है तो सर उनसे हमारा ट्रेडिशनल ही एनिमिटी है सर। और मुझे लग रहा है कि सर हर कंट्री का जो है नेशनल इंटरेस्ट सबसे सर्वोपरि होता है सर। नेपाल भी एक बार्गेनिंग चिप यूज कर रहा है सर, एक बफर स्टेट के होने के कारण सर, कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। भूटान से हमारे अच्छे रिलेशन है, श्रीलंका और से भी अच्छे रिलेशन है। और सर इन कोविड-19 सर हमने मिशन सागर मालदीव के लिए, मालदीव और सारे इंडियन ओशियन कंट्री जो भी स्मॉल स्मॉल आइलैंड है उनके लिए हमने नेसेसरी इक्विपमेंट, मेडिकल एड ये सब के लिए जारी किया। तो सर मुझे लगता है कि सर एक नया ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज हो रहा है जहाँ पे हर एक नेशन अपना नेशनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। तो और इस दिशा में सर हमारी सरकार स्टेप्स ले रही है सर, और मुझे लगता है ये पॉजिटिव रिजल्ट। बिहार में जाति बहुत प्रमुखता के साथ राजनीति में है। ठीक है, फिर से चुनाव शुरू हो गए हैं, जातिवाद चरम स्थिति पर पहुंच जाता है। सभी पार्टियां ऐसा किया करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक लंबे समय तक विकास की राजनीति जो है कहीं भी रिप्लेस नहीं कर पा रही है जाति व्यवस्था को? आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? सर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जातिवाद जो है हमारे राजनीति में अभी तक पूरी तरह से गई नहीं। लेकिन सर ये कहना उचित नहीं होगा कि ये सिर्फ बिहार में है। हम देखें तो सर थोड़ा ज़्यादा या कम ये पूरे भारत में है ऑलमोस्ट सर। और बिहार ने सर पिछले दो चुनाव में सर ये कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है सर। आज हम देखें तो सर अभी चुनाव में देखें तो सर सारी पार्टियां बेरोजगारी, अपनी जो भी स्कीम्स उन्होंने लाया और डेवलपमेंटल एफर्ट और फ्यूचर में वो क्या करेंगे, इन सबों की ज़्यादा बात हो रही है सर। तो मुझे लगता है कास्ट तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, पर ये धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है सर। और लोकसभा चुनाव में भी हमने ऐसा ही देखा सर कि कास्ट पॉलिटिक्स नहीं चली सर। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव सिग्नल है और काफी हद तक हम आपसे आपका जो मैं साक्षात्कार, अब समय समाप्त हो रहा है, मैं उसको खत्म कर रहा हूँ।